हेलो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आइए, स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे, जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं अपना टीडीपी के एमसीक्यूज़, टीडीईपी एमसीक्यूज़ को, जो कि आपके डिप्लोमा क्लासेस के लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है, और जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चंस ये होंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो सभी लोग आ जाइए, फिर हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये है एमसीक्यू के सेट आपका 4। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 3 सेट को कवर कर लिया है। तो जो लोग पिछली क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के सारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जा कर के उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए, जो नए लोग हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग पढ़ेंगे, उसका फिर जवाब देंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर कंबाइंड पावर एंड लाइटिंग लोड। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उपयोग संयुक्त शक्ति और कम भार के लिए यूज किया जाता है, बताइए आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अगर बात करें तो कंबाइंड फॉर्म में लाइटिंग लोड और पावर लोड, ठीक है, उसके लिए हमारा जो सिस्टम यूज किया जाता है वो 3 फेज 4 वायर सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया, इफ ट्रांसमिशन लाइन इज 310 किलोमीटर देन द लाइन इज कंसिडर्ड एज, यानी कि आपसे पूछा गया है कि एक लाइन है जिसकी लेंथ दी गई है 310 किलोमीटर। ठीक है, अब 310 किलोमीटर की जो लाइन होती है वो किसके अंतर्गत आती है, शॉर्ट लाइन के अंतर्गत आती है या लॉन्ग के आती है या वेरी शॉर्ट या मीडियम, तो बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग लाइन। ठीक है, आपको हमने बताया, ठीक है, तो आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया था, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ए लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इज इक्वल्स टू, यानी कि आपको बताना है कि जो इनफाइनाइट लेंथ की जो लाइन होती है उसमें जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो कितना होता है। ठीक है, वो किसके बराबर होता है, तो वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया 0, दूसरा ऑप्शन दिया गया Z0/2, सी दिया गया Z0 और डी दिया गया है इन्फिनिटी। तो आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जो इनपुट इम्पीडेंस होता है आपका, ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Z0 से। ठीक है, याद रखेंगे Z0 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज ट्रू, इनमें से आपका कौन सा जो है सही है ये बताना है। तो एसी ट्रांसमिशन इज मोर इफिशिएंट, दूसरा ऑप्शन दिया गया डीसी ट्रांसमिशन इज मोर इफिशिएंट, सी दिया गया बोथ आर इक्वली इफिशिएंट और डी दिया गया है लो वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन इज मोर इफिशिएंट। बताइए। तो इफिशिएंट की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इफिशिएंट की बात करें तो हमारा चाहे एसी हो डीसी हो, दोनों इफिशिएंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया, एनी लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन मे बी मेड टू अपीयर एज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन वाई। तो क्या बताना है आपको,
कि ट्रांसमिशन लाइन की कोई भी लंबाई को अनंत लंबी लाइन माना जा सकता है। कब? तो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कब माना जाएगा? जब टर्मिनेटिंग हो जाएगी लाइन अपने करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस में। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस आपको पता होना चाहिए, ZC होता है। ठीक है, तो ये आपका इम्पीडेंस होता है। अब करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का फॉर्मूला भी आपसे पूछ लेता है, तो ये क्या होता है? R/C, सॉरी क्या होता है? L/C। ठीक है, इसको याद रखेंगे, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है ट्रांसमिशन लाइन आर जनरली ऑपरेटेड एट, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो प्रायः आपकी जनरली क्या होती है? ऑपरेट होती है। वो कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले में ऑप्शन में कहा गया 132 kV टू 220 kV, बी में कहा गया 30 kV टू 66 kV, और सी में कहा गया अप टू 11 kV ओनली। ठीक है, और डी में ऑप्शन में कहा गया, ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसमें कहा गया 415 kV टू 11 kV। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर। तो देखिए, ट्रांसमिशन लाइन की अगर बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन जो बेसिकली होती है वो हमारी ऑपरेट होती है जनरली 30 kV से 66 kV तक। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इन ट्रांसमिशन लाइन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाई। एक ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, और उसमें आपसे पूछा गया है कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक, उसकी वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं, बढ़ जाती है, तो वो किसके कारण बढ़ती है ये आपको बताना है। ठीक है, पहला दिया गया प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट एंड स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के कारण। दूसरा दिया गया कोरोना इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के कारण। सी दिया गया है कोरोना इफेक्ट एंड स्किन इफेक्ट के कारण। डी दिया गया है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ओनली। तो बताइए किसके कारण हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और स्किन इफेक्ट। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। प्रॉक्सिमिटी और स्किन इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। स्किन इफेक्ट चलो बता देते हैं थोड़ा। तो स्किन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब कंडक्टर में आपका क्या होता है, जब कंडक्टर में हम कोई एसी करंट जब फ्लो करते हैं, ठीक है, एसी करंट फ्लो करते हैं, तो उस केस में जो कंडक्टर होता है उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे, यानी कंडक्टर के चारों तरफ क्या होता है, हमारा जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपका कोर पे ना होकर के सरफेस पे हमारा ज़्यादा हो जाता है। और सरफेस पे ज़्यादा होने के कारण हमारा क्या होगा, इस एरिया में हमारा क्या होगा, करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, और करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जबकि कोर में हमारी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है। ठीक, इसी कारण क्या होता है, हमारा जो करंट का, एसी करंट का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, उसी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के इफेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, स्किन इफेक्ट बोलते हैं। तो स्किन इफेक्ट के कारण ही हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ऐसे ही आपका होता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो अब एक चीज़ और है, आप हमेशा याद रखना, जो डीसी के केस में हमारा स्किन इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डीसी के केस में हमारा जो कंडक्टर होगा, कंडक्टर के चारों तरफ नहीं कह सकते हो, कंडक्टर के जो क्रॉस सेक्शन एरिया होते हैं उसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, बराबर होता है चारों हर जगह पे, इसीलिए इसमें इफेक्ट ये नहीं होता है ये डीसी के केस में, जबकि एसी के केस में आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यही कारण है कि हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक, ऐसे ही प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है। तो इसमें भी हमारा क्या होता है, बेसिकली दो कंडक्टर को जो पास पास में रखते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो जाता है। ठीक है, इस रीजन पे हमारा बढ़ जाता है, और इस तरीके से फ्लक्स के कारण जब आप पढ़ोगे डिटेल में तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो इतना समझिए कि हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और स्किन इफेक्ट के कारण
हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया फॉर लॉन्ग डिस्टेंस लाइन द वोल्टेज इज मेजर्ड इन। तो लॉन्ग डिस्टेंस लाइन के लिए जो वोल्टेज मेजर किया जाता है वो किस में किया जाता है, आपको बताना है। वोल्ट में, मिली वोल्ट में, सी ऑप्शन दिया गया किलो वोल्ट में, और डी ऑप्शन दिया गया है माइक्रो वोल्ट में। तो आंसर क्या होगा, सभी लोग जानते होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किलो वोल्ट में। ठीक, किलो वोल्ट में मेजर किया जाता है हाई वोल्टेज लाइन के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए बताइए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, 3 फेज एसी सिस्टम सप्लाई सिस्टम कंपेयर टू सिंगल फेज। अगर एडवांटेज ऑफ सप्लाई सिस्टम है इसका, यानी कि आपको बताना है कि अगर 3 फेज एसी सिस्टम को और सिंगल फेज एसी सिस्टम को अगर हम लोग कंपेयर करें तो कंपेयर करने पे हमारा क्या होगा, ये आपको ऑप्शन में दिया गया है। हाई पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। दूसरा हाई एफिशिएंसी, सी में कहा गया लो कॉस्ट, और डी में कहा गया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो आप जानते हैं कि 3 फेज सप्लाई हम जब यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, एफिशिएंसी हमारी क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है। तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ही हमारा 3 फेज सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, हाई एफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द परमिसिबल वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इन पावर सिस्टम इज, यानी कि आपको बताना है कि जो वेरिएशन होता है फ्रीक्वेंसी में वो कितना परमिट होता है, या कितना हम लोग परमिशन दे सकते हैं उसको फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन में। बताइए परमिसिबल वेरिएशन कितना होना चाहिए। ये देखो कुछ ऑप्शन में दिया गया प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस है, यहाँ पे भी प्लस माइनस है, इसको सही कर लीजिएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी हमारी इंडिया में कितनी है, आप जानते हैं 50 हर्ट्ज है। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के में ही आपको बताया है कितना वेरिएशन होना चाहिए, जो हमारा वेरिएशन हो जिससे हमारा एक वैलिड वेरिएशन होना चाहिए, उससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो कितना होगा, तो ये होता है हमारा प्लस माइनस 3%। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 50 हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी है स्टैंडर्ड, तो उसमें हम क्या करते हैं प्लस 3% का वेरिएशन, या 50 हर्ट्ज माइनस के 3% वेरिएशन, तो आपका परमिसिबल होता है। ठीक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्लस माइनस 3% का वेरिएशन वैलिड रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया। तो आपको बताना है कि इंडिया में जो स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है, ठीक है, वो कितना होता है। नहीं, ये पूछा है नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि नोट लिखा है ना, कौन सा स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं होता है, इन ऑप्शंस में आपको बताना है। तो बताइए। तो 33 kV तो होता है, आपने देखा है। ठीक, 33 के मल्टीपल में ये भी हो जाएगा 99 kV, और 66 kV भी होता है। सॉरी 99 kV यही नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि 66 kV भी आपने देखा, और 220 kV भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये वाला आपका 99 kV स्टैंडर्ड वोल्टेज नहीं होता है ट्रांसमिशन का। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन में कहा गया वोल्टेज अंडर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आर। तो आपको ये वोल्टेज दिए गए हैं, अब इन वोल्टेज में आपको बताना है कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कितना होता है। ठीक है, क्वेश्चन बताइए इसका आंसर सभी लोग। क्वेश्चन में बताइए सभी लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कितना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 33 kV से ऊपर की जो
वोल्टेज होता है वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के केस में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आंसर दो सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया द मेन कंसिडरेशन फॉर ऑपरेटिंग ट्रांसमिशन लाइन एट हाई वोल्टेजेस। तो आपको बताना है कि जो हाई ट्रांसमिशन क्या बताना है, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। द मेन कंसिडरेशन फॉर ऑपरेटिंग ट्रांसमिशन लाइन एट हाई वोल्टेज, यानी कि आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है हाई वोल्टेज पर जब ऑपरेट होती है तो उसमें मेन कंसिडर क्या हम लोग करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो टू इंक्रीज इफिशियंसी को ओनली, बी ऑप्शन में क्या आ गया टू रिड्यूस पावर लॉस ओनली, सी में कहा गया टू इंक्रीज पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी ओनली। ठीक है, यहाँ पे ओनली है। और डी में कहा गया ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। तो जब भी क्या होता है, हमने आपको बताया कि हाई वोल्टेज के जो एडवांटेज होते हैं उस एडवांटेज में हमने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि हमारी अगर हाई वोल्टेज रहेगा तो हमारी इफिशियंसी भी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, और जब हाई इफिशियंसी होगी तो वहाँ से हमारा क्या पावर लॉस कम ही होगा, तभी तो हमारी इफिशियंसी कम होगी। ठीक है, पावर लॉस कैसा होगा, कम होगा। और अगर हमारा क्या होगा, वोल्टेज अधिक रहेगा तो पावर की जो कैपेबिलिटी है वो भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, वो पावर की कैपेबिलिटी यानी कि पावर को ट्रांसफर हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये भी हमारी बढ़ जाएगी। तो इसमें बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो पावर कैपेबिलिटी का एक फॉर्मूला भी होता है, देख लीजिए, P=V²/Z। ठीक है, यही होता है, अगर ये बढ़ाओगे तो ये हमारा बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सभी हो जाएंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम सप्लाई टर्मिनल टू एनी पॉइंट ऑन द वायरिंग सिस्टम वुड नॉट एक्सीड, यानी कि आपको बताना है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है आपका, ठीक है, किसी भी सप्लाई टर्मिनल पर किसी भी पॉइंट पर वायरिंग सिस्टम में, तो वो आपका कितना वोल्टेज ड्रॉप उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, +/- 2% +1 वोल्ट, तो इससे ज़्यादा वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन में कहा गया है डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल इन इंडिया आर, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज होता है इंडिया में वो कितना होता है ये बताना है। बताइए क्या होगा, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो हम जानते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 11 kV। ठीक है, 11 kV से 400 kV भी होता है, 400 वोल्ट भी होता है 3 फेज सिस्टम के लिए। ठीक है, यही आपका डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज होता है कि नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया बीच ऑफ द फॉलोइंग लाइन हैज हाईएस्ट स्टेडी स्टेट लिमिट। सो हाईएस्ट स्टेडी स्टेट लिमिट आपकी किस पे होती है, किस वोल्टेज पे, आपको बताना है, बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 220 kV। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। Which of the following is not the correct statement regarding direct current transmission। तो जो डायरेक्ट डीसी ट्रांसमिशन जो किया जाता है उस पे हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया कोरोना इफेक्ट इज लेस, डीसी के केस में आपका कोरोना लेस कम होगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया वोल्टेज रेगुलेशन इज गुड, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा। ठीक है, और स्किन इफेक्ट इज निग्लेजिबल,
और देयर इज कंटिन्यूस पावर लॉस। ठीक है, कंटिन्यूस पावर लॉस होगा। बताइए आंसर। तो देखिए डीसी की बात करें तो डीसी ट्रांसमिशन में हमने आपको बताया भी है उसके एडवांटेज में। तो डीसी एडवांटेज की आपके ये हैं कि उसमें कोरोना इफेक्ट कम होगा, ठीक है, या आपका निग्लेजिबल होगा आप कह सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है हमारा ऑप्शन ये भी सही है। बी ऑप्शन में क्या गया, वोल्टेज रेगुलेशन, गुड, वोल्टेज रेगुलेशन भी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, स्किन इफेक्ट भी इसमें निग्लेजिबल होगा क्योंकि अभी बताया हमने आपको। फिर आपको पूछा क्या है, नॉट स्टेटमेंट करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, डी ऑप्शन आपका ये नहीं सही है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, देयर इज ए कंटिन्यूस पावर लॉस। ठीक, तो ये इसमें कहा गया है कंटिन्यूस पावर लॉस होता है, तो ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको आप बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया वोल्टेज यूज्ड इन सेकेंडरी ट्रांसमिशन इज, यानी कि जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन हम लोग करते हैं उसमें वोल्टेज कितना यूज किया जाता है ये बताना है आपका। ठीक है, तो सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए हमारा वोल्टेज लेवल कितना होता है, 33 kV। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा 33 kV। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया इन केस ऑफ HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो डीसी सिस्टम में आपका जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा सही नहीं है, सॉरी सही है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। क्वेश्चन में कहा गया देयर इज नाइदर चार्जिंग करंट नॉर स्किन इफेक्ट, नो चार्जिंग करंट बट स्किन इफेक्ट इज प्रेजेंट, वो चार्जिंग करंट एंड स्किन इफेक्ट आर प्रेजेंट, देयर आर चार्जिंग करंट बट नो स्किन इफेक्ट। बताइए आंसर। तो देखिए डीसी HVDC सिस्टम की अगर बात करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें हमने आपको बताया कि स्किन इफेक्ट तो होता नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो सकता है। फिर चार्जिंग करंट जो होती है हमारी IC, तो ये चार्जिंग करंट भी हमारी नहीं होती है किस केस में, क्योंकि हम जानते हैं चार्जिंग करंट हमारी कब होगी, जब कैपेसिटिव होगा, कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस कब होता है हमारा, जब फ्रिक्वेंसी होगी। लेकिन हमारी फ्रिक्वेंसी डीसी के केस में कांस्टेंट होती है, इसीलिए क्या होता है हमारा जब कैपेसिटेंस इफेक्ट नहीं होगा, तो कैपेसिटेंस इफेक्ट ना होने के कारण हमारा जो चार्जिंग करंट होगी वो भी नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज बाई n टाइम्स द साइज ऑफ कंडक्टर वुड बी। आपसे कहा गया है कि वोल्टेज मान लिया वो n टाइम्स को इंक्रीज कर दिया या बढ़ा दिया है, तो अब साइज ऑफ कंडक्टर आपको बताना है, यानी कि कंडक्टर का साइज अब क्या होगा। ठीक है, तो साइज ऑफ कंडक्टर की बात करें तो हमने आपको बताया था वॉल्यूम, यहाँ से हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था। तो कंडक्टर के साइज के लिए तो वो हमारा क्या होता था, वोल्टेज के स्क्वायर होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, वॉल्यूम यही होता था ना रिलेशन। तो यहाँ से जब हम क्या करेंगे, वोल्टेज को हमने n टाइम्स बढ़ा दिया, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज 1/n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 रिड्यूस हो जाएगा। अगर वोल्टेज हम बढ़ाएंगे क्योंकि इनवर्सली है, तो ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा 1/n स्क्वायर से। ठीक है, आ गया समझ में। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं क्वेश्चंस को, और इस क्वेश्चन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग नए हैं टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, USP नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा और इसकी PDF आपको वहीं प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।